स्टूडेंट्स, इससे पहले चैप्टर 3 में लीनियर मोशन में हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, जिसे लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि हर मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर मोमेंटम होता है और मोमेंटम को डिस्क्राइब करने के लिए हमने कुछ इस तरह से समझा था कि कोई भी मूविंग बॉडी, उसको रोकने में हमें जितनी मुश्किल पेश आएगी उतना ही ज़्यादा इसका मोमेंटम है। या दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये मूविंग ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट का कितना नुकसान करेगा, ये भी उसके मोमेंटम पर ही डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको तब एक एग्जांपल दी थी कि फर्ज कर लें ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, फर्ज कर लें इसको हमने यहाँ से ड्रॉप किया, ये नीचे जाके ग्लास के ऊपर टकराया तो ग्लास को इसने ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके पास एक लीनियर मोमेंटम था। सेम इसी तरह का मोमेंटम एंगुलर मोशन में भी होता है। यानी अगर कोई बॉडी घूम रहा हो और उसके घूमने में अगर कोई रुकावट डालने की कोशिश करे तो ये घूमता हुआ बॉडी उस ऑब्जेक्ट या उस इंसान पर कोई ना कोई असर छोड़ सकता है। जैसे फर्ज कर लें ये फैन है, इस फैन को घूमते हुए अगर मैं रोकने की कोशिश करूंगा तो ऑब्वियस है कि मुझे कोई ना कोई चोट आ जाएगी। अब ये मूविंग बॉडी यानी ये घूमता हुआ बॉडी, इसको रोकने में जितनी ज्यादा मुश्किल पेश आएगी, मैं कहूंगा कि इसका एंगुलर मोमेंटम उतना ही ज्यादा है। या ये घूमता हुआ बॉडी जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो उसमें कितना असर छोड़ेगा या उसका कितना नुकसान करेगा, मैं कहूंगा इसका एंगुलर मोमेंटम उतना ही ज्यादा है। लीनियर मोशन में हम मोमेंटम को क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते थे। एंगुलर मोशन में जो मोमेंटम है इसे हम क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन कहेंगे। तो यही आज हमारा टॉपिक है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 7 करना है, जो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एक दूसरा भी नाम है, आपको याद होगा पहले भी एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी लीनियर पैरामीटर को, अगर उसी तरह के पैरामीटर को एंगुलर मोशन में डिस्कस करने की जरूरत पड़ जाए तो एंगुलर के लिए हम एक वर्ड यूज कर देते हैं कई दफा, मोमेंट का वर्ड। जैसे लीनियर मोशन में फोर्स था और एंगुलर मोशन में टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स। इसी तरह लीनियर मोशन में इनर्शिया था और एंगुलर मोशन में लास्ट लेक्चर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरह लीनियर मोमेंटम जो है उसको अगर हम एंगुलर मोशन में डिस्कस करने की कोशिश करें, यानी मोमेंटम को अगर एंगुलर मोशन में डिस्कस करें तो उसे हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम हो गया मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको कैपिटल एल से जाहिर करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है ये अभी हम टॉपिक में थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम पढ़ेंगे। तो ये बात तो हमें समझ आ गई कि हर घूमता हुआ ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम है। तो सबसे पहले इसकी बड़ी सिंपल तरीन एक डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी हर ऐसा बॉडी जो घूम रहा है, यानी जिसकी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी है, उसका कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम है। सो एवरी बॉडी पोजेस एन एंगुलर मोमेंटम इफ इट मूव्स सच दैट अबाउट सम रेफरेंस एक्सिस, यानी इसका एंगुलर मोमेंटम किसी एक्सिस के इर्द गिर्द हो सकता है अगर ये उस रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करे। इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस एक्सिस। यानी आसान अल्फाज में, आसान तरीन अल्फाज में हम कह सकते हैं कि हर घूमता हुआ बॉडी जो है उसका कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम होता है। अब आपके लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जब हम कहते हैं कि मेरा सर घूम रहा है तो क्या उसका भी कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम होगा? इसका आंसर आपने मुझे करना है। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। टॉपिक जो है वो एंगुलर मोमेंटम का चल रहा है। अब ऐसा करते हैं, एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी मूव ऑन करने लगा हूं और इसमें हमने एक फॉर्मूला जो है एंगुलर मोमेंटम का, उसको बेसिकली तो डायरेक्ट डिस्कस ही करना चाहिए, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि वो फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, वो भी आपको थोड़ा सा पता चल जाए। ऐसा करते हैं, फर्ज कर लें हमारे पास ये एक पार्टिकल है। केस को बड़ा सिंपल रखने के लिए एक छोटा सा पार्टिकल मैंने फर्ज किया जिसके मास को m से जाहिर कर देते हैं और इस पार्टिकल को हमने एक पॉइंट के साथ फिक्स कर दिया
किसी ना किसी मैस लेस रॉड की मदद से। यानी ये दरमियान में आपको एक रॉड नजर आ रहा है जिसका मैस नेग्लिजिबल है और इसको पॉइंट ओ पर हमने पिवट कर दिया, यानी पॉइंट ओ के इर्द गिर्द ये घूमने के काबिल हो गया है। अब अगर मैं इस पार्टिकल को किसी तरफ भी मूव करवाना चाहूंगा, फर्ज कर लें मैंने इस पार्टिकल में कुछ इस तरह की तब्दीली की, कोई ऐसी फोर्स लगाई या कुछ भी किया जिसकी वजह से इस वक्त इस पार्टिकल के ऊपर एक टेंडेंसी पैदा हो गई कि वो इस डायरेक्शन में मूव करे। ये जो आपको इस वक्त एरो नजर आ रहा है, यानी मैं कह सकता हूं कि अगर हम इस पार्टिकल को मैसलेस रॉड के साथ अटैच करके पिवट ना करते तो ये बिल्कुल सीधा लाइन में इस तरफ मूव कर जाता। सो वी कैन से दैट कि इस वक्त इसका कोई ना कोई लीनियर मोमेंटम है, इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन भी है। वो अलग बात है कि हम इसको लीनियर मोशन में मूव नहीं करने दे रहे। तो फर्ज कर लें इसका लीनियर मोमेंटम इस तरफ है, इसको कैपिटल पी से मैंने जाहिर कर दिया, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और फर्ज कर लें इस पार्टिकल का जो इस वक्त पॉइंट पी पे मैं कंसिडर कर रहा हूं, एक पार्टिकल फर्ज कर लें जिसको मैंने पी से जाहिर किया हुआ है, इस पार्टिकल का पिवट पॉइंट के लिहाज से जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं आर वेक्टर से जाहिर कर देता हूं। अब आप गौर करें, अगर मैं आर वेक्टर को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूं तो आर वेक्टर और पी वेक्टर के दरमियान कोई ना कोई एंगल बन रहा है, इसे हमने थीटा से सपोज कर दिया। अब ऐसा करते हैं, मैं ये चाहता हूं, सारी बात है ये बॉडी घूमना तो शुरू हो जाएगा, घूम तो रहा है ये, और कोई ना कोई सर्कुलर मोशन ये कर रहा है, कोई ना कोई एंगुलर मोशन इसके अंदर है। मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे इसकी एंगुलर मोशन की क्वांटिटी का पता चले, यानी मुझे एंगुलर मोमेंटम का पता चले, यानी मुझे ये पता चले कि इस घूमते हुए बॉडी को अगर रोकने की कोशिश करूंगा तो मुझे कितना नुकसान होगा। तो ऐसा करते हैं, केस को थोड़ा सिंपल करने के लिए ये जो मोमेंटम वाला वेक्टर है ना, इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। उसका मेथड क्या है कि इस मोमेंटम के वेक्टर के हेड से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें आर वेक्टर वाली डॉटेड लाइन के ऊपर जो मैंने आगे एक्सटेंड की थी। मोमेंटम की टेल से लेकर इस पॉइंट तक इस मोमेंटम वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, और मैंने आपको बताया हुआ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ पी कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा आता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड बन गई पी कॉस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट कहां से कहां तक होगा, इस पॉइंट से लेके वो मोमेंटम के वेक्टर के हेड तक। और जाहिर बात है जो वर्टिकल कंपोनेंट जो थीटा के बिल्कुल सामने होता है उसके साथ साइन थीटा आता है, तो वो बन गया पी साइन थीटा। अब चूंकि मोमेंटम के वेक्टर की टेल इस पार्टिकल पर थी तो इसका मतलब है इसके दोनों कंपोनेंट्स की टेल्स भी यहां ही होनी चाहिए। तो जो पी कॉस थीटा है वो भी इसी पॉइंट से आर की डायरेक्शन में है, और पी साइन थीटा भी इसी पॉइंट से आर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब जरा सोचें, ये पार्टिकल घूमना शुरू हो जाता है, फर्ज कर लें इसको मैं रोकने की कोशिश करता हूं, मुझे जो डिफिकल्टी है या मेरे ऊपर जो नुकसान हो सकता है इसको रोकने के लिए, जो मुझे चोट आ सकती है, उसका ताल्लुक पी कॉस थीटा के साथ होगा या पी साइन थीटा के साथ होगा। उसका ताल्लुक पी कॉस थीटा के साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि पी कॉस थीटा तो पिवट पॉइंट से अवे जा रहा है, वो तो इस पार्टिकल को रेडियस वेक्टर के अलोंग मूव करने की कोशिश कर रहा है, उसका तो मेरे ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा, यानी वो तो मुझे चोट नहीं लगा सकता। हाँ, पी साइन थीटा जो है उसकी वजह से मुझे चोट लग सकती है, क्योंकि वो आर वेक्टर के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और जब मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा तो यही है जो मेरे रास्ते में एक रुकावट है। सो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम पी साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है। ये एक दूसरी चीज पर भी डिपेंड कर रहा है, और वो है इस पोजीशन वेक्टर की लंबाई। जाहिर बात है अगर एक छोटा रॉड है उसके साथ कोई पार्टिकल अटैच है, वो सर्कल में घूम रहा है, उसको रोकना आपके लिए आसान है, या एक बड़े रॉड को जिसके साथ कोई पार्टिकल अटैच है और वो सर्कल में घूम रहा है। मैं एक इमेजिनेशन आपके लिए दे रहा हूं। इसका मतलब है जो बड़ा पंखा है उसे रोकना मुश्किल है, छोटे पंखे को रोकना आसान है। जो टॉय फैन है वो आप उसके आगे हाथ भी रख दें तो आप आराम से रोक सकते हैं, लेकिन बड़े फैन को रोकना दिल गुर्दे का काम है। सो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का ताल्लुक रेडियस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ भी है। सो एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड का पहले मैं फॉर्मूला लिखने लगा हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम यहां लिख लेते हैं, L इज इक्वल टू, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा था, R पर भी और P साइन थीटा पर भी, तो यहां दोनों लिख दें R P साइन थीटा।
आर की मैग्नीट्यूड और पी साइन थीटा। अब चूंकि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो अगले स्टेप में हम इसके ऊपर एक वेक्टर का निशान भी लगा देते हैं, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। तो इसके साथ फिर एक यूनिट वेक्टर भी आना चाहिए। और आपको ये समझ आ रही होगी कि फॉर्मूला में साइन थीटा है, और ये चैप्टर 2 में हमने वेक्टर प्रोडक्ट में एक फॉर्मूला पढ़ा था जो सामने बॉक्स में आपको नजर आ रहा है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन हैट। यहां भी हम यूनिट वेक्टर कोई ना कोई यूज कर लेते हैं और उसका नाम हम रख लेते हैं एन हैट। और आप गौर करें ये वेक्टर प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला बन गया है। हम लिख सकते हैं एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। इसमें आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर, उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पिवट पॉइंट, और पी क्या है? पी इज द लीनियर मोमेंटम वेक्टर। अब ये तो हमने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बना दिया, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। अब इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। जरा गौर से देखिएगा इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी। उसके लिए हम राइट हैंड कर्ल रूल यूज करेंगे जो हमने चैप्टर 2 में वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बनाया था, राइट हैंड रूल। जरा गौर से देखिएगा, आर क्रॉस पी, फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? आर। सेकंड वेक्टर कौन सा है? पी। तो देखिए अगर मैं अपने राइट हैंड को आर वेक्टर की तरफ करूं और उसको पी वेक्टर की तरफ घुमाऊं तो इस केस में थंब किस तरफ आ रहा है? आउटवर्ड। यानी आप गौर कीजिए, जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, और आर वेक्टर को पी की तरफ घुमाऊं तो थंब किस तरफ आ रहा है? आउटवर्ड। अब ये आउटवर्ड किस तरफ है? ये बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है और एग्जैक्ट इसकी डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। तो हम इसकी डायरेक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये बात तो हम जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमेशा उन दोनों वेक्टर्स की प्लेन के परपेंडिकुलर आती है जिन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं। अब आर और पी का क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका मतलब है एल की डायरेक्शन आर के भी परपेंडिकुलर होगी, पी के भी परपेंडिकुलर होगी। एल की डायरेक्शन प्लेन ऑफ रोटेशन के भी परपेंडिकुलर होगी। हम किसी भी अंदाज में बात कर सकते हैं। इसी तरह एल की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। एक ही बात है, इन तीनों बातों का एक ही मतलब है। और अगर इसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन फाइंड करनी है तो उसके लिए राइट हैंड रूल यूज करेंगे, और उस राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, जो इस वक्त आपको घूमता नजर आ रहा है, तो एल की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। और अगर यही बॉडी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देता तो फिर एल की डायरेक्शन इनवर्ड होनी थी। सो ये दो पॉइंट्स आप याद रख लें, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एल आउटवर्ड, क्लॉकवाइज के लिए एल इनवर्ड। और अगर आप पिछले लेक्चर्स को रिवाइज करें जिसमें मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की डायरेक्शन बताई थी, तो आपको समझ आ जाएगी कि तब भी मैंने आपको कहा था कि जो थीटा की डायरेक्शन है वही ओमेगा की डायरेक्शन और वही एल की डायरेक्शन होती है। तो यहां भी सेम वही रिजल्ट निकल रहा है, यहां भी सेम वही चीज साबित हो रही है कि अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड कर लें, वही एंगुलर वेलोसिटी की होगी, वही एंगुलर मोमेंटम की होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो थीटा भी आउटवर्ड है, ओमेगा भी आउटवर्ड है और एल की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी। तो ये हमने डायरेक्शन की बात कर ली। अब हम ऐसा करने लगे हैं कि ये जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा एक और शक्ल में हम लिखने लगे हैं। आपने मेरे साथ साथ चलते जाना है। डेरिवेशंस थोड़ी लेंथी हैं लेकिन बड़ी इजी है, मुश्किल नहीं है। तो सेम यही पार्टिकल की ही एग्जांपल हम ले रहे हैं। अब हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि ये पार्टिकल बड़ा स्मूथली घूम रहा है और बड़ा यूनिफॉर्मली सर्कल में घूम रहा है। अभी पहले तो हमने ये कहा था ना कि जो मोमेंटम पी है वो बिल्कुल किसी एंगल पे लग रहा है, यानी कुछ झटके वगैरह लग रहे हैं इस पार्टिकल पे। लेकिन अब मैं कंसिडर करने लगा हूं कि पार्टिकल की जो एंटी क्लॉकवाइज मोशन है वो बड़ी स्मूथ है और उसमें कोई जर्क्स नहीं है, बड़ी स्मूथ और परफेक्ट सर्कल में ये मोशन हो रही है, जिसके नतीजे में हम कह सकते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम है वो बिल्कुल रेडियस के साथ 90 के एंगल पर आ जाएगा। और ये बात तो हम जानते हैं, P इज इक्वल टू mv, जो P की डायरेक्शन होती है वही लीनियर वेलोसिटी यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी की भी वही डायरेक्शन होगी। तो यहां से हमें ये बात समझ आ गई कि R और P के दरमियान कितना एंगल है? 90 का। अब इसी एंगल को हम एक फॉर्मूला बनाने के लिए, कंपैरेटिवली सिंपल फॉर्म बनाने के लिए यूज करने लगे। देखिए मैं यहां हेडिंग लिख लेता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। आर और पी के दरमियान कितना एंगल है इस केस में? 90। साइन 90 पुट कर दिया, साइन 90 की जगह 1 आ गया, सिर्फ आर पी बच गया। अब जो मोमेंटम पी है लीनियर मोमेंटम, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? m इंटू वी। तो उसकी जगह आपने एम वी लिख दिया। तो ये तरतीब सीधी करके लिख दें, आपके पास बन जाएगा
mvr। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है वो लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड या लीनियर स्पीड की फॉर्म में आ गई mvr। यहां से बड़ी आसानी से हम एंगुलर मोमेंटम का यूनिट भी बना सकते हैं। जरा गौर करें, मैस का यूनिट क्या होता है? सामने बॉक्स में आपको ऐसा यूनिट इसका दिखा रहा हूं। मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। आर डिस्टेंस है उसका यूनिट मीटर होता है, और वी जो है वो वेलोसिटी है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो अब मीटर मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका यूनिट बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक तो ये यूनिट बन गया जो एक छोटे से हाईलाइटेड शक्ल में आपको नजर आ रहा है। साथ और लगा के इसका मैं एक दूसरा यूनिट भी बनाने जा रहा हूं। अगर आप इसी यूनिट को सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, जो ऊपर हमने सेकंड लिखा है उसे साइड पे करें, नीचे वाले सेकंड को ऊपर लेके आए, तो ऊपर जो पहले सेकंड की पावर -1 थी, ये वाला सेकंड उसके साथ मिलके पावर -2 हो जाएगी। तो अब आप गौर करें क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इस सारे के साथ एक सेकंड मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, जरा रिवाइंड करें अपने आप को, चैप्टर 4 पे लेके जाएं। ये हमने वर्क का यूनिट पढ़ा था, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी जूल के बराबर। तो इसकी जगह जूल आ जाएगा, तो आपके पास जूल इंटू सेकंड आ गया। सो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम के दो यूनिट्स हो सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड या जूल सेकंड। अब मूव करते हैं दोबारा से अपनी डेरिवेशन की तरफ। अब एक फॉर्मूला तो आपके पास आ गया mvr। अब हम इसी फॉर्मूला को एक और शक्ल देने लगे, mvr वाले फॉर्मूला को। इक्वेशंस की नंबरिंग जो है वो आपके सामने हो गई है, ताकि इन इक्वेशंस को आप मेमोराइज कर सकें। इसी तरह आगे चल के आप देखें, क्या ये v टेंजेंशियल स्पीड नहीं है? तो आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखा था, याद है ना? तो यहां v की जगह आर ओमेगा लिख दें। तो देखें m इंटू आर ओमेगा इंटू आर, आर और आर मल्टीप्लाई हो गए तो क्या बना? m r स्क्वायर ओमेगा। अब ये जो m r स्क्वायर है ये थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है, आपको याद होगा अभी पिछले लेक्चर में आप करके आए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ये सिंगल पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। सो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल I, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल है। तो आपके पास L की मैग्नीट्यूड इक्वल आ गई I इंटू ओमेगा, L इज इक्वल टू I ओमेगा। जरा सोचे, क्या ऐसी इक्वेशन या इससे मिलती जुलती इक्वेशन आपने चैप्टर 3 में लीनियर मोशन में पढ़ी है या नहीं पढ़ी? वो बल्कि इस टॉपिक पे मैंने यूज भी की है। वो थी लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन। वो सामने जरा ब्रैकेट में मैं आपको दिखा रहा हूं। लीनियर मोशन के लिए आपने लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन क्या लिखी थी? P इज इक्वल टू mv। अब जरा चेक करें, ये वाली इक्वेशन सेम ऐसी ही है, बस एंगुलर मोशन के लिए है। देखिए लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ गया ओमेगा, मैस की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, क्योंकि जो काम मैस लीनियर मोशन में करता है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन में करता है। और P की जगह L आ गया, यानी जो काम P यानी लीनियर मोमेंटम लीनियर मोशन में करता है वही काम L यानी एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोशन में करता है। तो देखिए सिमिलैरिटीज इक्विवेलेंसेस जो है, इनको जरा गौर से अपने ज़हन में ध्यान से बिठा लीजिएगा, चीज़ों को मेमोराइज करना बड़ा आसान हो जाता है। अब ये तो था जी एक सिंगल पार्टिकल के लिए सारा कुछ। अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, और वो रिजिड बॉडी है बड़ा सिमेट्रिकल, जिसमें मैस बड़ा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्ज कर लें वो रिजिड बॉडी मैं एक डिस्क की शक्ल में इमेजिन कर लेता हूं, और ये डिस्क एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ी हुई है, और इसको हमने सेंटर एक लाइन है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसकी, उसके इर्द गिर्द जो इसके बिल्कुल सेंटर से पास कर रही है और इसकी प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, उसके इर्द गिर्द हमने इसको रोटेट करवाना शुरू कर दिया। आप इसका मैं 3D व्यू भी थोड़ा सा दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये किस तरह से घूम रही है। अब जरा गौर करें, अगर मैं इस डिस्क को कंसिडर करूं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो जारी बात है मैं इसको n नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स में कंसिडर कर सकता हूं। एक पार्टिकल है जिसका मैस m1 है, दूसरे का m2 है, तीसरे का m3 है, चलते चलते आखिरी पार्टिकल का मैस mn है। जिसका मैस m1 है उसका सेंटर से यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो पिवट पॉइंट से फासला है वो r1 हो जाएगा। जिसका m2 है उसका फासला r2, m3 का फासला r3, mn का फासला rn। अब अगर मैं इस रिजिड बॉडी या इस डिस्क के टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करूं और उसको मैं L से जाहिर करूं, तो उसको फाइंड कैसे करेंगे? जरा सोचें,
जारी बात है इन सारे पार्टिकल्स का कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम तो है। अगर हम हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करें और उन सब को ऐड कर दें तो आपके पास रिजिड बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। यही काम हम करने लगे। तो ऐसा करते हैं, एंगुलर मोमेंटम जो टोटल है उसकी मैग्नीट्यूड को L से जाहिर कर दिया। L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L अप टू सो ऑन L4 अप टू Ln। वो जो आपको पीछे एक पार्टिकल के लिए मैंने इक्वेशन बनाई थी, L इज इक्वल टू mr स्क्वायर ओमेगा, जो आपको इस वक्त हाईलाइटेड नजर आ रही है, वो सिंगल पार्टिकल के लिए थी। उसको मैं यहां भी सामने बॉक्स में मुस्तकिल आपको दिखा देता हूं। यहां यही वाली इक्वेशन हमने यूज करनी है। अगर आप गौर करें तो यहां मैं L1 की जगह लिख सकता हूं m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1, L2 की जगह लिख सकता हूं m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2, क्योंकि ये सेकंड पार्टिकल की बात हो रही है, 1 की जगह 2 आ गया। इसी तरह थर्ड पार्टिकल के लिए 2 की जगह 3 आ जाएगा। सेकंड और आखिरी जो nth पार्टिकल है उसके लिए क्या आ जाएगा, mn rn का स्क्वायर ओमेगा n। और यहां एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद होगा, हमने पिछले लेक्चर्स में रिजिड बॉडी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर कोई रिजिड बॉडी घूम रहा हो या रोटेट कर रहा हो, उस रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपस में सेम होता है, बिल्कुल वही जो रिजिड बॉडी का है। उन सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी भी आपस में सेम होती है, बिल्कुल वही जो रिजिड बॉडी की है। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो तो वो भी सेम पैदा होता है। तो यहां फिर ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 अप टू ओमेगा n ये सेम नहीं हो जाएंगे क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। सो हम लिख सकते हैं फॉर रिजिड बॉडी ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू अप टू ओमेगा n। और अगर ये सारे सेम है तो इन सब की जगह हम ओमेगा लिख लेंगे, और यही वो ओमेगा है जो इस रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसकी जगह हमने क्या किया, ओमेगा लिख दिया। बाद में ये ओमेगा कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर। अब इसको मैं सिग्मा की शक्ल में लिख सकता हूं। आपको याद होगा पिछले टॉपिक में ऐसे किया था हमने, सिग्मा नीचे i इज इक्वल टू 1 टू n और इसकी हमने एक ही टर्म बना दी mi ri का स्क्वायर। और गौर करें ये सिग्मा वाली जो टर्म है ये उस पूरे रिजिड बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो आपके पास उस रिजिड बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम फिर क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू सिग्मा वाली टर्म की जगह I लिख देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रिजिड बॉडी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो देखें जैसे ही हमने एक सिंगल पार्टिकल के लिए इक्वेशन बनाई थी L इज इक्वल टू I ओमेगा, सेम वैसे ही इक्वेशन इस पूरी रिजिड बॉडी के लिए भी आ गई। यानी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी।